नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधर क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया वाली सीरीज चल रही थी। कल से हम सेशन कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन लगभग 40 मिनट की क्लास लेने के बाद पता चलता है कि सेशन बीच में हैंग हो चुका था और 17 मिनट की क्लास चलने के बाद में क्लासेस बीच में रुक चुकी थी। ठीक है ना। और तब तक हमें भी पता नहीं चल पाता, और कंप्लीट क्लास लेने के बाद जब क्लास अंतिम रूप से जब उसको बंद करने का टाइम आया, तब मालूम चला कि क्लास ओनली 17 मिनट ही चली। बीच में सिस्टम हैंग होने की वजह से क्लास में रुक चुकी थी। तो चिंता ना करें, आज उसका बचा हुआ पार्ट हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। इसीलिए मैंने इसको पार्ट 2 नाम दिया है। ठीक है ना, पार्ट 2 नाम इसको दिया है। इस क्लासेस को पार्ट 2 दिया है। क्षेत्रीय पहचान या क्षेत्रवाद पर जो क्लासेस थी उसका पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 10 के रूप में। क्लियर है। तो जितना पार्ट हम कल डिस्कस कर चुके थे उसको छोड़ करके आगे हम उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है ना। नए स्टूडेंट हैं तो प्लेलिस्ट को जरूर विजिट किया करें। ये सारे सब्जेक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स के साथ में पढ़ने को मिल जाएंगे। बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड ईयर, ये सारे जो कोर्सेस है मेरे यूट्यूब पर फ्री कोर्सेस हैं जिनको आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है ना। और ये आपका सिलेबस रहा है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम जो है टॉपिक वाइज टॉपिक सेशन ले रहे हैं। आज का हमारा सेशन चल रहा है, यूनिट 3 स्टार्ट कर चुके हैं हम। इसका पहला टॉपिक है क्षेत्रीय पहचान, क्षेत्रवाद। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं सेशन आज का। टेबल ऑफ कंटेंट को मैं कल डिस्कस करवा चुका था। 6 कॉन्सेप्ट पर हम चर्चा करने वाले थे। क्लियर है। ये पॉइंट नंबर फर्स्ट हमारा पूरी तरह क्लियर हो चुका था। क्षेत्रीय पहचान के प्रकारों पर हम डिस्कस करना हमने प्रारंभ ही किया था, वो सिस्टम हमारा हैंग हो चुका था। ठीक है ना। बाकी के सारा ये जो टॉपिक है, पॉइंट है, ये अभी बचे हुए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि मेन सेशन जो था हमारा वो अब होने वाला है। क्लियर है। ये सब हम डिस्कस कर चुके थे कल वाले सेशन में, तो जहां से मैंने छोड़ा था ना हम वहीं से डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना। चलिए, क्षेत्रीय पहचान के प्रकार। चलिए, तो यहां तक बेसिकली हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन फिर भी एक बार इस पर और हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, क्षेत्रीय पहचान के प्रकार की अगर हम बात करें, क्षेत्रीय पहचान की प्रकारों की, तो क्षेत्रीय पहचान का मतलब वो ये हुआ कि जो किसी देश के अंदर जो क्षेत्र विशेष होते हैं, जो क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों की पहचान किस किस प्रकार से हो सकती है। तो कल वाले जो छोटा सा सेशन हुआ था उसके माध्यम से आप ये तो समझ पाए हैं कि क्षेत्रवाद एक्चुअल में होता क्या है या क्षेत्रीय पहचान होती क्या है। क्षेत्रवाद दैट मीन्स कि एक क्षेत्र विशेष में, किसी देश के अंदर एक क्षेत्र विशेष में जब व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह भौगोलिक रूप से अपने आप में एक लगाव या एक जुड़ाव महसूस करते हो, है ना, और उस क्षेत्र की विशेषताओं को संरक्षित करने का प्रयास करते हो, तो उसी को हम क्षेत्रवाद के नाम से जानते हैं। अब क्षेत्र की पहचान के अगर हम प्रकारों की बात करें, कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं ऐसे क्षेत्रों की पहचान के, तो दोस्तों ये विशेष प्रकार हैं आपके सामने। सांस्कृतिक क्षेत्रवाद, भाषाई क्षेत्रवाद, जातीय क्षेत्रवाद, राजनीतिक क्षेत्रवाद और आर्थिक क्षेत्रवाद। कहने का अर्थ ये है कि ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, जैसे सांस्कृतिक क्षेत्रवाद, तो क्षेत्र की पहचान की अगर हम बात करें तो क्षेत्र की पहचान का एक आधार उसकी संस्कृति भी होती है, और इसीलिए इस बिंदु को नाम दिया गया सांस्कृतिक क्षेत्रवाद। उसी प्रकार से एक क्षेत्र विशेष की पहचान उसकी भाषा भी हो सकती है। जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया की, भारत की, तो भारत में लगभग 1600 से भी ज्यादा भाषाओं का प्रयोग करते हैं लोग, भारतीय लोग। ठीक है ना। तो कुछ क्षेत्र विशेष हैं जो अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को बोलते हैं, तो उस क्षेत्र की पहचान उसकी भाषा के अकॉर्डिंग होती है। उसी तरह से कुछ क्षेत्रों की पहचान जातीयता के आधार पर होती है। जैसे कि आज भी हम देख सकते हैं अंडमान निकोबार में कुछ ऐसे द्वीप है जहां पर विशेष प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है जिनका आज की वर्तमान की समाज से कोई संबंध नहीं है। ठीक है ना। इसी प्रकार से राजनीतिक क्षेत्रवाद की हम चर्चा कर लें, आर्थिक क्षेत्रवाद की, तो ये एक एक बिंदु को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले सांस्कृतिक क्षेत्रवाद। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रत्येक क्षेत्र की एक विशेषता होती है, उन विशेषताओं में एक प्रमुख विशेषता होती है उस क्षेत्र की संस्कृति। संस्कृति में क्या आएगा, वहां बोले जाने वाली भाषा, वहां पर अपनाए गए व्यंजन अर्थात कि खान पान के तरीके या उनका विशेष खान पान। वहां पर हो सकता है कि वहां पर कोई संगीत कला हो, कोई अन्य कला हो, लोकगीत या धार्मिक प्रथाएं जो कि अन्य क्षेत्रों से मेल ना खाती हो, वही संस्कृति जो है उस क्षेत्र की संस्कृति बन जाएगी और विशिष्ट बन जाएगी। और उन्हीं संस्कृति की सुरक्षाओं के लिए ही, उसी संस्कृति की सुरक्षा के लिए ही जो है क्षेत्रवाद उत्पन्न होता है लोगों के मन में।
क्लियर है। तो एक विशेष प्रकार होगा सांस्कृतिक क्षेत्रवाद। दूसरे प्रकार की बात करें तो भाषाई क्षेत्रवाद। भाषाई क्षेत्रवाद का भाषा से गहरा संबंध है। एग्जैक्टली भाषा से गहरा संबंध है। इसमें किसी विशेष क्षेत्र में बोले जाने वाली विशिष्ट बोली या भाषा के प्रति गहरा लगाव शामिल होता है। तो ऐसे क्षेत्र के लोगों में उस क्षेत्र की भाषा या बोली को लेकर के विशेष लगाव होता है और वो उस भाषा या बोली को जो है छोड़ना नहीं चाहते और ना चाहते वो कि वो उनकी भाषा या बोली समाप्त हो और कोई अन्य बोली वहां पर अपना ली जाए। तो इसीलिए वहां की बोली या भाषा को संरक्षित रखने का भी ये विशेष प्रयास करते हैं। इसी को हम क्षेत्रीय भाषाई क्षेत्रवाद कहते हैं और ये भाषाई क्षेत्रवाद एक उस क्षेत्र विशेष की पहचान का एक विशेष कारण बन जाता है। इसी प्रकार से जातीय क्षेत्रवाद। जातीय क्षेत्रवाद तो जातीय क्षेत्रवाद एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के भीतर लोगों के समूह की साझा जातीयता में निहित है। क्या कहा जा रहा है कि जातीय क्षेत्रवाद जो है एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र, एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र, दैट मीन्स कि एक देश के अंदर एक विशिष्ट क्षेत्र और उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जो पूरा समूह है उनके साथ में, या कहें कि उस संपूर्ण समूह की एक विशेष जाति होती है। इसमें इस जाति के रीति रिवाज, परंपरा या साझा इतिहास जो होता है इनका, उसको शामिल किया जाता है, जो पूरे समूह को दूसरे समूहों से अलग करता है। अर्थात ये कि जो जाति उस क्षेत्र विशेष में रहती हो वह जाति दूसरे क्षेत्रों में ना मिले। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीय पहचान का एक अन्य प्रकार उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जाति भी हो सकती है। क्लियर है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके अन्य बिंदु पर, राजनीतिक क्षेत्रवाद पर। राजनीतिक क्षेत्रवाद में एक बड़ी राजनीतिक इकाई के भीतर किसी विशेष क्षेत्र के लिए राजनीतिक स्वायत्तता या स्वतंत्रता की खोज शामिल है। तो राजनीतिक क्षेत्रवाद मैंने कल भी आपको समझाया था। क्या मतलब होता है राजनीतिक क्षेत्रवाद का? राजनीतिक क्षेत्रवाद का अर्थात कि एक क्षेत्र विशेष से उस क्षेत्र के लिए अधिक स्वायत्तता या स्वतंत्रता की मांग करना। ठीक है ना। और ये अक्सर इस प्रकार की मांगे अक्सर कब उठती है, कब सामने आती है? जब किसी क्षेत्र के लोगों को लगता है कि केंद्र सरकार उनके हितों का ध्यान नहीं रख रही है, तो उस परिस्थिति में उस क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि हम अपने हित को स्वयं साधे और स्वयं साधने के लिए उन्हें विशेष स्वतंत्रता मिलना आवश्यक है। किससे? तो केंद्र सरकार से। क्लियर है ना। इसी प्रकार से आर्थिक क्षेत्रवाद भी क्षेत्रीय पहचान का एक विशेष प्रकार है। आर्थिक क्षेत्रवाद एक क्षेत्र के भीतर आर्थिक गतिविधियों और विकास से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो इस क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साझा आर्थिक पहचान, लक्ष्य और नीतियां शामिल हो सकती है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जब किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाना हो, जब उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को सुधारना हो, वहां की गरीबी समाप्त करना हो और इस कार्य हेतु अर्थात कि इस सुधार हेतु एक विशेष लक्ष्य निर्धारित कर लिया जाए या विशेष प्रकार की नीतियां वहां पर लागू की जाए, तो इस प्रकार के प्रयास को ही हम आर्थिक क्षेत्रवाद कहेंगे। क्लियर है। और आर्थिक क्षेत्रवाद भी एक विशेष क्षेत्रीय पहचान का एक प्रकार होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीय पहचान के प्रकारों में हम मात्र ये 5 बिंदु डिस्कस कर रहे हैं। इस आधार पर यदि आप इससे ज्यादा और डिस्कस करना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो आपके पास जो भी पुस्तक होगी, जो भी बुक होगी ना, उसमें 10 से 15 बिंदु या 15 पॉइंट आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से इतना सफिशिएंट है। अगर सारे बिंदुओं को मैं यहाँ लाकर पढ़ूंगा ना, तो क्लास 4 से 5 घंटा लंबी चली जाएगी, अपने आप में एक मास्टर क्लास बन जाएगी। हर एक टॉपिक की अगर मास्टर क्लास लेंगे तो मतलब क्या निकलेगा, है ना। इसलिए एग्जाम के दृष्टिकोण जितना आवश्यक उतना आप डिस्कस कर लीजिए, दैट्स ऑल। क्लियर है ना। चलिए अब हम इसके तीसरे बिंदु पर चलते हैं, राष्ट्र के भीतर क्षेत्रवाद। क्या होता है राष्ट्र के भीतर क्षेत्रवाद? तो यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि क्षेत्रवाद एक्चुअल में किस प्रकार का होता है, इसकी प्रकृति या इसका नेचर कैसा होता है। और इसके बाद हम डिस्कस भी करेंगे राष्ट्रवाद और क्षेत्रवाद, दोनों का कंपैरिजन भी करेंगे, दोनों को अलग अलग पृथक रूप से समझने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है ना। तो राष्ट्र के भीतर क्षेत्रवाद की अगर हम बात करें तो आइए कुछ पॉइंट टू पॉइंट हम आगे बढ़ते हैं, जिससे कि सारी कंफ्यूजन भी दूर हो जाए और अनावश्यक रूप से जो सेशन लंबा हो रहा है उसमें भी समय में थोड़ी कटौती हो जाए, थोड़ा छोटा सेशन हो जाए। ठीक है ना। तो देखिए, राष्ट्र के भीतर क्षेत्रवाद उस मजबूत लगाव या पहचान को कहते हैं
किसको? राष्ट्र के भीतर क्षेत्रवाद, या फिर सिंपल शब्दों में समझे तो किसी भी देश के अंदर क्षेत्रवाद की जब हम बात करते हैं तो यार देखिए, क्षेत्रवाद कहां होगा? किसी देश के अंदर ही होगा ना, किसी देश के राज्य की तहसील या जिले के अंदर होगा, ठीक है ना, एक क्षेत्र विशेष। तो हम क्षेत्रवाद उस मजबूत लगाव या पहचान को कहते हैं जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी अद्वितीय संस्कृति, भाषाई, इतिहास, आर्थिक और भौगोलिक विशेषताओं को समेटे हुए है और उनका संरक्षण करने का प्रयास करते हैं। कहने का अर्थ सिंपल शब्दों में और सिंपल शब्दों में समझाऊं तो क्षेत्रवाद एक ऐसी अवधारणा है जो लोगों के मन में इतनी दृढ़ता के साथ, इतनी मजबूती के साथ उनके मन में बसी हुई है कि वह अपनी संस्कृति को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहते, और अगर उनके हितों को आघात पहुंचता है तो वह आंदोलन या हड़ताल या विभिन्न प्रकार की मांगे अपना करके या मांगों का रास्ता अपना करके केंद्र सरकार से मांग करते हैं और अपनी संस्कृति को बचाने का हर संभव प्रयास ये लोग करते हैं। क्लियर है? यदि किसी एक क्षेत्र या राज्य के हित को, अब ध्यान सुनिएगा, अब थोड़ा सा आपको जो है इसका रूट चेंज होने वाला है। क्षेत्रवाद पे अभी तक आपको ये लग रहा होगा ना कि ये सब पॉजिटिव है, लेकिन याद रहे दोस्तों, क्षेत्रवाद केंद्र सरकार के दृष्टिकोण से यदि आप देखते हो तो ये सकारात्मक नहीं बल्कि नकारात्मक अवधारणा है। क्यों है? देखिए, क्षेत्रवाद हम उस अवधारणा को कहेंगे जब इसके द्वारा ऐसी मांगे की जाए जो केंद्र सरकार के हित में ना हो। याद रखिएगा, अगर कोई क्षेत्र या क्षेत्र के लोग ऐसी मांग उठाते हैं जो सरकार के भी हित में है और संवैधानिक तरीके से या संवैधानिक रूप से वो लीगल है, कानूनी है, तो वह गतिविधि क्षेत्रवाद नहीं कहलाएगी। तो क्षेत्रवाद क्या होगा? नेगेटिव होगा, जो केंद्र सरकार के हित में भी ना हो और ऐसी बातों का या ऐसी मांगों का वर्णन संविधान में भी ना किया गया हो। ठीक है ना? जैसे इस लाइन को पढ़िएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। यदि किसी एक क्षेत्र या राज्य के हित को पूरे देश के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण तरीके से दावा किया जाता है, ध्यान सुनिएगा, एक क्षेत्र के हित को अगर हम पूरे देश के विरुद्ध ले जाकर के भी यदि ये चाहे कि हमारे क्षेत्र की जो मांग है, जो हित है, वो पूरा होना चाहिए, चाहे उससे देश को कितना भी नुकसान हो रहा हो, इससे उनको कोई परवाह नहीं, तो उसी परिस्थिति में वह क्षेत्रवाद होगा, अन्यथा नहीं होगा को आगे और पढ़ लीजिए। देखिए, यदि कोई अपने राज्य, ध्यान सुनिएगा, यदि कोई अपने राज्य या क्षेत्र को विकसित करने के लिए या वहां की गरीबी दूर करने के लिए प्रयास करता है तो उसको हम क्षेत्रवाद नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार भी तो चाहती है, संविधान भी तो चाहता है कि देश के कोने कोने का विकास हो, देश के कोने कोने से गरीबी भाग जाए, तो ये तो संवैधानिक बात हो गई। तो फिर ये क्षेत्रवाद कैसे हो सकता है ना? तो क्षेत्रवाद का मतलब संविधान की संघीय विशेषताओं की रक्षा करना नहीं है, यह एक अलग राज्य, स्वायत्त क्षेत्र और राज्य स्तर के नीचे के सत्ता हस्तांतरण। ध्यान सुनिएगा, अगर हम बात करें अलग राज्य की, किसी क्षेत्र की जनता अलग राज्य की मांग कब करती है? जब उन्हें लगता है कि उनका विकास प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है और वो अलग राज्य बना करके वो अपना विकास प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे, तब राज्य की मांग होती है। या कोई स्वायत्त क्षेत्र, स्वतंत्र क्षेत्र की मांग अपने विकास के लिए, राज्य के स्तर से नीचे का कोई क्षेत्र है, वहां सत्ता हस्तांतरण की मांग हो रही है, तो यह भी अपने विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए होती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो अलग राज्य की मांग या स्वतंत्रता मांगना या सत्ता का हस्तांतरण करवाने की मांग क्षेत्रवाद नहीं होगी, लेकिन वर्तमान में हम इसको भी क्षेत्रवाद के साथ ही जोड़ देते हैं। याद रखिएगा, इसको भी क्षेत्रवाद के साथ जोड़ देते हैं, जबकि ये सकारात्मक अवधारणा है, लेकिन इसको नकारात्मकता के साथ जोड़, क्योंकि इसका जो प्रयास होते हैं वो नकारात्मक प्रयास होते हैं। ठीक है ना? तो भारत में क्षेत्रवाद के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू मौजूद है। भारत में अगर हम क्षेत्रवाद की बात करें तो क्षेत्रवाद सकारात्मक भी है भारत के लिए और नकारात्मक भी है। सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक तो आप देख चुके हैं। ठीक है, सरकार के विरुद्ध जाकर, देश के विरुद्ध जाकर के अपनी मांगों को पूरा करवाने का हर संभव प्रयास करना। सकारात्मक क्या हो सकता है? सकारात्मक प्रभाव या सकारात्मक पहलुओं के कारण क्या होता है? सांस्कृतिक जो विविधता है ना, वो संरक्षित रहती है। सरकार भी तो चाहती है
कि हमारे देश के क्षेत्रों की जो संस्कृति है वो सुरक्षित रहे, बनी रहे, और उसके लिए सरकार हर संभव प्रयास भी करती है। अद्वितीय परंपराएं या भाषाएं जो है उन क्षेत्रों की वो संरक्षित रहे, सरकार भी बढ़ावा देना चाहती है, और वो जब क्षेत्र ही उनको बढ़ावा देते हैं तो इस प्रकार से ये क्या हो जाए, कौन सा पहलू हो जाएगा, ये सकारात्मक पहलू हो जाएगा। क्लियर है। क्षेत्रवाद और राष्ट्रवाद को हम पॉइंट नंबर 4 के अंतर्गत देखने वाले हैं, क्षेत्रवाद और राष्ट्रवाद। क्षेत्रवाद और राष्ट्रवाद को जब आप देखोगे ना तो एक प्रकार की जो अवधारणा है ये एक दिखने में एक जैसी नजर आएगी, आप लोगों को दिखने में एक जैसी नजर आएगी, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। कभी कभी लगती है कि क्षेत्रवाद राष्ट्रवाद दोनों एक जैसे ही है, एक ही प्लेटफॉर्म पर दो अलग अलग व्यक्ति खड़े हुए हो, है ना। लेकिन जब उसको गहराई से समझते हैं, उसके उद्देश्यों को देखा जाता है, तो उद्देश्यों को जानने के बाद पता चलता है कि ये दोनों ही आपस में विरोधाभासी है। कैसे? तो सबसे पहले क्षेत्रवाद की बात करें। क्षेत्रवाद आप समझ चुके हैं क्या है। क्षेत्रवाद क्षेत्र की वह पहचान है या व्यक्तियों का वो समूह है जो एक देश के भीतर एक विशेष क्षेत्र के साथ होती है। इसकी विशेषता किसी क्षेत्र की अनूठी विशेषताओं, संस्कृति, भाषा या अपने हितों पर ध्यान केंद्रित करना होता है। तो क्लियर है ना। क्षेत्रवाद का मतलब क्या हुआ कि उस क्षेत्र विशेष के लोगों के द्वारा उस क्षेत्र के जो संसाधन है, जो संस्कृति है, जो भाषा है या अपने क्षेत्र के हितों पर ध्यान केंद्रित करना, अपना अर्थात उन हितों का ध्यान रखना और अपने हितों को ही बढ़ावा देना, और यहीं तक ये सीमित होता है। कौन? क्षेत्रवाद अपने क्षेत्र के हितों तक ही सीमित होता है। कुछ पहलुओं की बात करें ताकि एग्जाम में थोड़ा लिखने के लिए आपको कंटेंट मिल जाए। तो पहला पहलू है सांस्कृतिक पहचान। क्षेत्रवाद अक्सर किसी विशेष क्षेत्र की विशिष्ट संस्कृति और भाषाई पहचान के इर्द गिर्द घूमता है। क्लियर है ना। इसी प्रकार से आर्थिक हित की बात कर लें तो क्षेत्रों के बीच में आर्थिक असमानताएं क्षेत्रवाद को जन्म दे सकती है। अलग अलग क्षेत्रों के बीच में जो आर्थिक असमानताएं हैं वो क्या करेगी, ठीक है ना। आर्थिक असमान क्षेत्रों के बीच में जो असमानता है वो असमानताएं और बढ़ती चली जाएगी। क्षेत्र संसाधनों और विकास पर अधिक नियंत्रण की वकालत करते हैं, ठीक है ना। तो उस क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि उनको और अधिक संसाधन प्राप्त हो, उनका विकास और अधिक हो। क्लियर है। इसी प्रकार से तो ये फिर भी कहां तक सीमित है, सिर्फ अपने क्षेत्र तक। राजनीतिक स्वायत्ता, तो राजनीतिक स्वतंत्रता या स्वायत्ता की जो मांग होती है वो भी अपने क्षेत्र तक ही सीमित होती है, राष्ट्रव्यापी नहीं होती है मांगे। क्लियर है। लेकिन जब हम बात करते हैं राष्ट्रवाद की, तो राष्ट्रवाद की बात करें उससे पहले एक बार क्लास को हम चेक कर ले, कहीं कल जैसा ना हो जाए कि हम पढ़ाते रह जाए और क्लास बीच में ही रुक जाए। ठीक है। हाँ, अभी तक तो चल रही है क्लास, ठीक है, इट्स ओके, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच बीच में से चेक करते रहेंगे ताकि, है ना। आज भी आपने लेक्चर लिया, 12 बजे अपलोड हुआ था इसका पहला वाला पार्ट, तो आपको लगा होगा आज पूरा टॉपिक होगा, हमको भी ऐसे लग रहा था लेकिन जब क्लास चली तो पता चला कि 17 मिनट में द एंड हो गया, पता ही नहीं चला क्या हुआ क्लास का। ठीक है ना। तो जिन्होंने भी फर्स्ट पार्ट अटेंड किया था ना, इसको पूरा अटेंड करना, लास्ट तक अटेंड करना, तो आपका काम हो जाएगा, टॉपिक पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। चलिए, क्षेत्रवाद देखा आपने, राष्ट्रवाद। अब राष्ट्रवाद तो यार एक ऐसी अवधारणा है, आप खुद समझते हैं, राष्ट्रवाद एक ऐसी अवधारणा है जो राष्ट्रव्यापी होती है। उनमें एक देश के प्रति निष्ठा होती है लोगों में, देश के प्रति, क्षेत्र के प्रति नहीं, क्षेत्र या अपने परिवार अपने राज्य के प्रति नहीं, बल्कि देश के प्रति एक लगाव होता है, एक निष्ठा होती है। इसमें किसी राष्ट्र की संप्रभुता या स्वतंत्रता में विश्वास शामिल होता है। हर देश का, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति होगा, वो क्या चाहेगा कि अपने देश का विकास हो, अपने देश में को संप्रभुता बनी रहे। ठीक है ना। तो इसका जो दृष्टिकोण है राष्ट्रवाद का, वो क्षेत्रवाद के दृष्टिकोण से काफी व्यापक है। राष्ट्रवाद के कुछ पहलुओं पर डिस्कस कर लें। 3 पहलुओं पर बात करेंगे, एकता, संप्रभुता और राष्ट्रीय पहचान। तो यहां पर चूंकि किसी एक क्षेत्र विशेष के लोग नहीं है, यहां पर पूरे देश के लोग हैं, तो पूरे देश के लोग जो है यहां पर अपने मतभेदों से ऊपर उठ करके एकता को बनाए रखने की भावना को बढ़ावा देते हैं, है ना। होने दो कभी भारत और पाकिस्तान का मैच, और फिर वो वर्ल्ड कप में चला जाए, और फिर फाइनल में कभी अगर दोनों टीम आ जाए आमने सामने, तो फिर क्या कहने। तब आपको देखने को मिलेगा कि राष्ट्रवाद क्या होता है।
है ना, राष्ट्रीय भावनाएं क्या होती है। संप्रभुता की बात करें तो राष्ट्रवादी आमतौर पर किसी देश की संप्रभुता की सुरक्षा की वकालत करते हैं और बाहरी हस्तक्षेप या नियंत्रण का विरोध करते हैं। तो ये देश का हर नागरिक चाहता है कि हमारे देश की संप्रभुता बनी रहे, देश की संप्रभुता बनी रहे, अर्थात ये कि हमारी ही सरकार ये निर्णय ले कि हमें क्या करना है, किसी अन्य देश का हमारी सरकार पर कोई किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। यही संप्रभुता होती है। राष्ट्रीय पहचान, तो राष्ट्रवाद एक साझा राष्ट्रीय पहचान और पूरे राष्ट्र की भलाई और हितों के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर देता है। क्लियर। इसी प्रकार से अंतिम पड़ाव है हमारा भारत में राष्ट्रवाद के प्रभाव, माफ कीजिएगा क्षेत्रवाद के प्रभाव, राष्ट्रवाद नहीं क्षेत्रवाद के प्रभाव। तो भारत पर किस प्रकार के प्रभाव पड़ रहे हैं। अब जैसा कि देखिए प्रभाव की जब बात आ रही है तो चाहे फिर वो कितना ही नकारात्मक क्यों ना हो, प्रभाव तो दोनों प्रकार के पड़ेंगे, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। तो इनको हम दोनों ही अलग अलग तरीके समझेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, समझने में भी आसानी होगी और याद तो मैंने बताया ना, रटने की तो जरूरत ही नहीं, बस एक बार समझ लीजिए, उसके लास्ट में डिस्क्रिप्शन में जाइए, नोट्स डाउनलोड कीजिए, रिवीजन लगाइए, टॉपिक आपकी झोली में आन गिरेगा। एग्जाम में फिर कितना भी लिखिए कंटेंट कम नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है ना। चलिए तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पॉजिटिव इंपैक्ट की, कि पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है, भारत में क्षेत्रवाद का सकारात्मक प्रभाव क्या है, कुछ बिंदुओं के माध्यम से आइए। सबसे पहला सकारात्मक प्रभाव क्या होता है भारत पर, सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण। जी हां, क्षेत्रवाद के पनपने से भारत की जो संस्कृति है, जिसकी सुरक्षा का हर संभव प्रयास हमारी सरकार करती है, वह संरक्षण उस क्षेत्र के लोग ही कर लेते हैं। और वो हर संभव प्रयास करते हैं उस क्षेत्र के लोग कि उनकी संस्कृति और विकसित हो और आगे बढ़े, जो कि हमारी सरकार का, हमारे देश का और हमारा भी संभवतः यही लक्ष्य होता है कि हमारी संस्कृति सुरक्षित रहे, ठीक है ना। तो एक सकारात्मक प्रभाव तो आपके सामने ये देखने को मिल रहा है, किसके कारण, क्षेत्रवाद के कारण। उसी तरह दूसरा प्रभाव है सकारात्मक क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा। तो भारत में, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि भारत में 1600 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती है लोगों के द्वारा, और हम नहीं चाहते कि उनमें से कोई भाषा विलुप्त हो, समाप्त हो। लेकिन हम लोग सभी भाषाओं की रक्षा तो इस प्रकार कर नहीं पाएंगे जब तक कि स्वयं उस क्षेत्र के लोग जब तक अपनी भाषा की रक्षा करना नहीं चाहेंगे। और क्षेत्रवाद है किसका काम का भाई, क्षेत्रवाद यही तो करता है, अपनी संस्कृति को बढ़ावा देता है, अपनी संस्कृति की रक्षा करने का प्रयास करता है। तो उनकी संस्कृति में भाषा भी तो आती है, जहां पर उनकी परंपराएं हैं, जहां उनके रीति रिवाज है, इनके साथ ही साथ में भाषा भी तो उसी संस्कृति का एक बिंदु है, एक पार्ट है। तो उस पार्ट को, मतलब भाषा को बढ़ावा देने का काम भी क्षेत्रवाद के अंतर्गत उस क्षेत्र के व्यक्तियों के द्वारा या समूहों के द्वारा यह प्रयास किया जाता है। इसके अलावा तीसरे प्रभाव की बात करें सकारात्मक, तो सत्ता का विकेंद्रीकरण। क्षेत्रवाद से सत्ता के विकेंद्रीकरण की मांग प्रारंभ होती है। इससे पहले सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं था। देश की संपूर्ण शक्ति कहां पर निहित थी, केंद्र में निहित थी, केंद्र सरकार के पास थी। लेकिन अलग अलग क्षेत्रों से मांग उठने के कारण ही आज आप ग्राम पंचायत देख पा रहे हैं। ग्राम पंचायत क्या है भाई, एक विशेष क्षेत्र को दिए गए अधिकार है। यहां पर क्या हुआ, केंद्र सरकार के जो अधिकार थे वो राज्यों के पास पहुंचे, राज्यों से अधिकार कहां पहुंच गए, गांव गांव पहुंच गए, पंचायतों में पहुंच गए। अब पंचायतें भी अपना कुछ डिसीजन ले सकती है अपने स्तर पर, अपने क्षेत्र के स्तर पर। उसी प्रकार से राज्य भी अपने कार्य कर रहा है। तो इस तरह से क्या हुआ, शक्तियां बढ़ गई, और वो शक्तियों के बढ़ जाने को ही हम सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। कहां से आया ये, क्षेत्रवाद के कारण आया, क्षेत्र की विशेष मांग के कारण आया। क्लियर है। इसी प्रकार से आर्थिक विकास, तो आर्थिक विकास संपूर्ण विश्व की हर सरकार चाहती है कि उस देश का आर्थिक विकास हो, और उसी क्रम में खड़े हुए भारत सरकार भी चाहती है कि हम भी आर्थिक विकास करके और जल्दी से जल्दी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए। उसके लिए क्या होगा, अब देश में अगर हर एक क्षेत्र में आर्थिक विकास पर ध्यान दिया जाए,
क्षेत्रवाद के अंतर्गत उस क्षेत्र के व्यक्तियों के द्वारा अगर आर्थिक विकास किया जाता है अपने विशेष क्षेत्रों का, और हर क्षेत्र के साथ यही कहानी रिपीट होने लग जाए, तो सरकार को तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, उस देश का विकास अपने आप हो जाएगा, है ना। तो ये आपने देखे हैं सकारात्मक प्रभाव 4 प्रकार। अब 4 प्रकार हम देखेंगे इसके नकारात्मक प्रभावों के। अब इसके जो है नेगेटिव इंपैक्ट क्या रहे हैं, नेगेटिव नकारात्मक प्रभाव क्या रहे हैं। एक तो रहा है विभाजन और संघर्ष का। पहला नकारात्मक प्रभाव है विभाजन और संघर्ष। अत्यधिक क्षेत्रवाद देश के भीतर विभाजन और संघर्ष को जन्म देता है। अधिक स्वायत्तता की मांग या अलगाववादी आंदोलन भारत की एकता और अखंडता के लिए क्या है, गंभीर चुनौती है, गंभीर चुनौती। जी हां, ये इस प्रकार के जो आंदोलन होते, जो मांग होती है, मांग आंदोलन में बदलती है, हड़ताल मांग आंदोलन में बदल जाती है, और ये आंदोलन कभी उग्र रूप धारण कर लेते हैं, और वो नहीं देखते हैं कि राष्ट्र का हित क्या है और हमारे क्षेत्र का हित क्या है। उनसे ऊपर उठ करके ये अपने स्वयं के स्वार्थ को साधने में लग जाते हैं, और उसी कारण क्या होता है, फिर उस क्षेत्र का दूसरे क्षेत्रों के साथ से विभाजन होना प्रारंभ होता है, संघर्ष होता है, और कुल ले दे करके आखिर में क्या होगा, भारत की एकता और अखंडता को चोट लगती है। ये एक नकारात्मक प्रभाव है इसका। दूसरा नकारात्मक प्रभाव है संसाधन आवंटन के मुद्दे पर। संसाधन आवंटन, हर क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि उनको अधिक से अधिक संसाधन मिले, ठीक है ना, और इस बात को लेकर के बड़े बड़े आंदोलन भी होते हैं, मांगे कभी कभी उग्र रूप धारण कर लेती है। तो क्षेत्रवाद संसाधन आवंटन पर विवादों को जन्म देते हैं, खासकर जब राज्यों के बीच में जल, प्राकृतिक संसाधन और वित्तीय साधनों को साझा करने की बात आती हो। जब अलग अलग राज्यों के बीच में जल को, नदी के जो जल को बांटने की बात आती हो, तब विवाद आते हैं। संसाधनों को बांटने की बात हो तो विवाद होते हैं, वित्तीय संसाधनों को बांटने की बात हो तो विवाद होते हैं। और ऐसे विवादों से क्या होता है, अंतरराज्यीय संघर्ष जो होते हैं वो प्रारंभ हो जाता है, अर्थात कि अंतरराज्यीय संबंधों में तनाव पैदा हो जाता है। अंतरराज्य दैट मीन्स कि अलग अलग राज्यों में, एक देश के अंदर जो दूसरे राज्य है उनमें संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, तनाव पैदा हो जाता है, ठीक है ना। तीसरा है अकुशलता। तो क्षेत्रवाद पर अत्यधिक जोर देने से कभी कभी क्या होता है, राष्ट्रीय विकास के प्रयास रुक जाते हैं, ठप पड़ जाते हैं। इससे शासन और संसाधन आवंटन में समस्या हो सकती है, क्योंकि स्थानीय हितों को राष्ट्रीय हितों पर प्राथमिकता मिलना शुरू हो जाती है। स्थानीय मतलब उन क्षेत्रीय हित ज्यादा सर्वोपरि हो जाते हैं उन लोगों के लिए, राष्ट्रीय हित की अपेक्षा। तो ये क्या होगा, अकुशलता की श्रेणी में आएगा। आखिरी है सुरक्षा संबंधी चिंताएं। सुरक्षा संबंधी चिंताएं। तो अलगाववादी आंदोलन, अब ये जो आंदोलन होते हैं क्षेत्रवाद के, ये जब अपना उग्र रूप धारण करते हैं तो अलगाववादी बन जाते हैं, है ना। तो अलगाववादी आंदोलन और क्षेत्रीय संघर्षों का सुरक्षा संबंधी प्रभाव होता है। इससे सुरक्षा बलों की तैनाती आवश्यक हो जाती है, वो कानून व्यवस्था क्या होती है, प्रभावित होती है इससे। ये आपके नकारात्मक प्रभाव थे। इसके अलावा अंतिम रूप से हम बात करते हैं निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष में कुछ चंद लाइनें हैं, ज्यादा नहीं है। देखिए, भारत में क्षेत्रवाद के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हैं। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वो दोनों ही पहलुओं को जितने प्रेम पूर्वक आप लोग अपना लोगे, सावधानी पूर्वक, प्रेम पूर्वक, उतना ही ज्यादा बेहतर होगा, है ना। और यही वो सिक्का है, क्षेत्रवाद भी वो सिक्का है जिसके दोनों पहलुओं को सरकार को अपनाना चाहिए, लेकिन तरीके से, कूटनीति के साथ में। इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि केंद्र सरकार और क्षेत्रीय नेताओं के द्वारा कैसे प्रबंधित और संबोधित किया जाता है। मतलब कि केंद्र सरकार के जो नेता हैं वो, और क्षेत्र के जो नेता है उनमें कैसे संबंध हैं, कैसी बातचीत होती, कैसे टॉकिंग होती, क्या कूटनीति बनती है, कैसे इस मामले को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। भारत के इस जटिल राजनीतिक परिदृश्य में क्षेत्रीय स्वायत्तता और राष्ट्रीय एकता के बीच में संतुलन बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसे सरकार को करना ही होगा। इस चुनौती को पार सरकार को करना ही होगा, और करना भी चाहिए। और हालांकि सरकार करती भी आ रही है, सभी नहीं कि सरकार नहीं कर रही है, सरकार करती भी आ रही है, लेकिन अब जरूरी तो नहीं है कि सारे क्षेत्र, सभी लोग एक साथ संतुष्ट हो जाए, ये संभव नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो अगली क्लास जो होगी हमारी, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगली जो क्लास होगी लेक्चर नंबर 11,
लेक्चर नंबर 10 में, हालांकि ये भाग 2 दे दिया इसका, नहीं तो लेक्चर नंबर 10 में दूसरा लेक्चर होता। ठीक है, जाति और सामुदायिक ध्रुवीकरण। जाति और सामुदायिक ध्रुवीकरण क्या होता है, कहां पर जातियां आकर एक ही स्थान पर ध्रुवीकृत हो जाती है, मतलब सिमट जाती है। ये सारी चर्चा हम अगले टॉपिक में करने वाले हैं। अगला टॉपिक भी थोड़ा सा लेंदी जरूर जाएगा, लेकिन संभवतः एक ही लेक्चर में इसको कवर करने का प्रयास हम पूरा करेंगे। ठीक है ना? ओके फ्रेंड्स, तो जिनको भी हमारी सोशल मीडिया की लिंक चाहिए वो यहां से ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक भी दी गई है। ठीक है ना? तो ये सब तो आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए कि यार व्हाट्सअप फैसिलिटी भी आप लोगों को दी गई है, टेलीग्राम फैसिलिटी भी दी गई है, बाकी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह जो भी जिनको मोबाइल चलाने का ज्यादा शौक हो ना, तो यहाँ पर भी आके फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ पर भी अवेलेबल है हम लोग। बाकी व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ये दोनों आप लोगों के लिए कंपलसरी है, यदि आप कंटिन्यूअसली और सीरियस होकर के पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।